हो गया? हाँ हो गया। वही तो नमस्कार आप सभी को हम दोनों की तरफ से। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में जो भी कुछ हमने अध्ययन पूर्वक जिस समझ को प्राप्त किया है वर्तमान तक, उस समझ को आपके साथ साझा करने के रूप में हम यहाँ पर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आज मैं कुछ बातों के साथ आपसे इस चर्चा में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि ये सब हम जो भी सूचना हमको मध्य दर्शन से मिली और एक मानव इकाई के रूप में जो भी पहचान हम अपने को भास के रूप में पा पाए हैं, उस पहचान में हमको ये पता चला है कि हम जो है एक मानव इकाई हैं और मानव इकाई का जो स्वत्व है वो मानवीयतापूर्ण आचरण है, मानव मानसिकता ही है। तो इस मानव मानसिकता का जो उपार्जन है वो हम कैसे करें, है ना, क्योंकि हमको अभी हम जीव चेतना में जी रहे हैं और हमको मानव चेतना में संक्रमित होना है। तो इस अभ्यास मतलब ये संक्रमण के लिए ही हम ये सारा अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसा कि अभ्यास दर्शन में कहा गया है कि अध्ययन एवं अभ्यास ही साधना है। तो वो साधना हमको क्यों करना है? क्योंकि मानव में अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा होती है। तो हमको ये लक्ष्य तो मध्य दर्शन की सूचना से स्पष्ट हो गया है कि जीवन का लक्ष्य सुख शांति संतोष और आनंद है और मानव का लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग ये सारा अध्ययन कर रहे हैं। जो भी दर्शनों का अध्ययन अभी हम पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। तो ये क्यों अध्ययन करना चाहते हैं हम? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होना व रहना चाहता है। तो स्वतंत्र होना और रहना क्यों चाहता है? क्योंकि मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहता है। क्योंकि मानव जीवन का जो भी स्वत्व है वो मध्यस्थ क्रिया में अनुभव पूर्वक, मध्यस्थ क्रिया द्वारा मध्यस्थ सत्ता के अनुभव पूर्वक ही वह अपने स्वत्व की पहचान पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। अब ये अनुभव जो है वो बाबा जी को साधना विधि से हुआ और उन्होंने अध्ययनगामी विधि से हमारे लिए एक राजमार्ग प्रशस्त किया कि हम लोग उस अनुभव तक बहुत आसानी से अध्ययन पूर्वक अपने क्षमताओं का जो है मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक हम गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक मानव चेतना, फिर देव चेतना और दिव्य चेतना तक हम गति करें और आचरण पूर्णता तक गति करें। और यही गति जो है, जो चेतना का जो व्याप्ति है वो परिवार मानव से लेकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक व्याप्ति है। तो ये व्याप्ति किसकी है? तो मध्य दर्शन में सहस्तित्व में बाबा जी ने जिस व्यापकता का, जिस अखंडता का, जिस स्थिरता का, जिस निश्चितता का अनुभव किया, वो निश्चितता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक अखंड मानव समाज के रूप में जब स्थापित होती है परंपरा जागृति के अर्थ में, तो अनुभव प्रमाणित होता है। तो जैसा हम लोग परंपरा में सुनते ही रहे हैं कि जो भी लोग स्थिति प्रज्ञ हैं, जो भी मानव संतान इस धरती पर स्थिति प्रज्ञता की में पहुंची हैं, वो सभी धर्म, नस्ल, रंग, जाति की सीमाओं से मुक्त स्थितियों में रही हैं। हमको ये केवल सूचना मिली थी, ऐसा हमें देखने में नहीं मिला। लेकिन मध्य दर्शन में हमको एक अवसर ये और एक संभावना दिखती है कि ऐसा संभव है। उसी प्रयास में हम लोग यहाँ सब लोग अध्ययन और अध्यापन में लगे। मैं भी अध्यापन में जो लगी हुई हूँ वो इसी अर्थ में कि आपके साथ मुझको कुछ और समझ में आ जाए। बाबा जी हमेशा बोलते थे कि बेटा जब भी आप अध्ययन करो या कराओ तो इस बात को ध्यान रखना कि सामने बैठे कई व्यक्ति तुमसे ज़्यादा योग्य हो सकते हैं, इसलिए पूरी सूचना को रखो जिससे कि वहाँ तक वो सूचना पहुँच जाए तो उसकी गति हो जाए, और ऐसे करने में आपकी गति तो बनेगी ही। तो ये जो मध्यस्थ क्रिया है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए अनुभव दर्शन में कुछ रेफरेंस है जिनकी मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। कि लिखा है कि स्वतंत्रता क्या है? तो अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है। ये अनुभव दर्शन में लिखा हुआ है। तो अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है और दर्शन समुच्चय पूर्वक कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना ही साधना है, फलता है, अनुभव है। तो हम लोग दर्शन समुच्चय पूर्वक, मतलब दर्शन समुच्चय क्या है?
तो अस्तित्व ज्ञान दर्शन, जीवन ज्ञान दर्शन और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान दर्शन, ये दर्शन समुच्चय है। तो इसको जो अनुभव समुच्चय में बाबा को ये 3 दर्शन समुच्चय प्राप्त हुए हैं। तो अनुभव समुच्चय क्या है? तो आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मा की अनुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति की क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यही अनुभव समुच्चय है जो समाधि या समत्व है। यह अध्याय 2 में अनुभव दर्शन में दिया हुआ है। तो ये सब जो अध्ययन हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि हम वहाँ तक इस विकास जागृति क्रम में अपनी गति को गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में कर रहे हैं। तो अभ्यास दर्शन में मूल रूप से समाज की बात की है, क्योंकि सामाजिकता ही आद्यांत कार्यक्रम है हमारे लिए। तो जैसा कि अभ्यास दर्शन में पूर्व अध्याय आ गया है कि प्रथम इकाई जो है वो परिवार है, द्वितीय इकाई के रूप में समाज है, और उसका ही परिवर्तित रूप जो है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र है। तो ये जो सामाजिकता, जो व्यवहार की व्याप्ति है, न्यायपूर्ण व्यवहार की व्याप्ति, वही सामाजिकता के अर्थ में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक गति है। तो इस समाधान समृद्धि जो परिवार में प्रमाणित होता है, तो समृद्धि क्यों प्रमाणित होनी है? क्योंकि अस्तित्व में समृद्धि की व्यवस्था है। तो समाधान पूर्वक हम समृद्धि को पहचानते हैं, और समृद्धि इसलिए है कि मनुष्य जितना उत्पादन करता है उतना वो उपभोग कर नहीं पाता है। तो जो भी कुछ बचा हुआ है आवश्यकता से अधिक, तो वो क्यों है? समाज गति के लिए। तो समाज गति ही अनिवार्य कार्यक्रम है हम सबके लिए, जो ही जागृति के अर्थ में हम सबको स्वत्व के रूप में उपलब्ध है। तो ये सामाजिकता की गति ही एक प्रकार से साधना है। जब हमने कर्म दर्शन में उपासना को पढ़ा था, तो हमने इस बात को पढ़ा था कि भूतात्मा, देवात्मा और दिव्यात्मा, ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं उपासना के क्रम में। तो जो भूतात्माएं हैं वो जो उत्पादन प्रधान व्यवहार में रत रहती हैं, और जो देवात्माएं हैं वो व्यवहार प्रधान उत्पादन में रत रहती हैं, और जो दिव्य आत्माएं हैं वो अनुभव पूर्वक विचार, व्यवहार और कार्य में रत पाई जाती हैं। तो ये अभी जो हम लोग सामाजिकता का अनुसरण करना है, इस सामाजिकता का अनुसरण, जो भी कुछ नियम प्रक्रिया हमको जो भी सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम बताए हैं, उन सब का अनुसरण पूर्वक ही हम अनुभव तक पहुंचना है। तो ये हमारे लिए एक प्रक्रिया है, साधना ही है एक प्रकार से जो हम ये समझ रहे हैं, और जो भी कुछ हम समझ रहे हैं, समझने के बाद वो आचरण में आता ही है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास अभी तक के अपने अध्ययन में हुआ है। तो अब अनुभव दर्शन में ही अध्याय 3 में लास्ट में कहा गया है कि अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्यता एवं पात्रता प्रदान करती है। यही परंपरा का आधार। मतलब परंपरा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक सर्व मंगल, सर्व शुभ घटित नहीं होगा। तो ये मानवीयतापूर्ण आचरण सबको सर्व सुलभ हो जाए, इसलिए परंपरा जागृत होना अवश्यंभावी है। क्योंकि अकेले में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम समाधान समृद्ध हो भी जाएं, लेकिन यदि समाज में भय व्याप्त है तो उसका कोई ना कोई असर हम तक भौतिक रूप से तो आएगा ही। भले ही हम जीवन रूप में समाधानित हो जाएं और आत्मा के मृत्यु को समझ करके मृत्यु भय से मुक्त भी हो जाएं, लेकिन समाज गति के लिए पूरी परंपरा को ही जागृत होना अनिवार्य है। ये कैसे होगा? तो मानवीयता का संरक्षण, संवर्धन, आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है ना। और ये फिर धीरता, वीरता, उदारता पूर्ण स्वभाव, उत्तेजना, वितेषणा, लोकेशना पूर्ण विषय प्रवृत्तियां तथा न्याय, धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि ही मानवीयता की महिमा है, जिसके संरक्षण हेतु संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था का प्रणयन शिक्षा पूर्वक एवं जागृति के लिए सर्वसुलभ है। आज हम शिक्षा एवं व्यवस्था पर ही बात कर रहे हैं, जो जनाकांक्षा को सफल बनाने के लिए। तो जनाकांक्षा क्या है? तो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व, यही जनाकांक्षा है। इसीलिए मैं इस रेफरेंस को यहाँ पर दे रही हूँ। तो शिक्षा पूर्वक एवं जागृति के लिए सब सुलभ होता है, और अनुभवपूर्ण मनुष्य में मानवीयता पूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। तो ये जो अनुभव बाबा को स्वभावतः पाया था वो हमारे स्वभाव गति में आ जाए, इसके लिए हम ये सब अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। तो मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता है। तो ये जो हमको सामाजिकता में गति करना है, इससे उपलब्धि क्या होगी? तो सामाजिकता पूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के लिए जिज्ञासा है। मतलब
हम मानव चेतना में संक्रमित होकर के देव चेतना में के विधि से सामाजिकता में जो गति करेंगे, उस गति के परिणाम में दिव्य मानवीयता के प्रति हमें जिज्ञासा का उदय होगा और हम अनुभव पूर्ण होकर के दिव्य पति में गति करते हुए आचरण पूर्णता तक स्वयं में गति करेंगे और परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में हम ही, हमारा व्यवहार ही, हमारा ही समाधान जो बाबा को अनुभव के रूप में उपलब्ध हुआ था, उनका समाधान हमने और हमसे जो निश्चित होगा परिवार परंपराओं में, और यही परिवार परंपराओं से समाज अखंड मानव मानसिकता के रूप में मानव समाज में, और यही राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक इसकी व्याप्ति है। उसी के अर्थ में ही हम इस अध्ययन को यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मुझे ये आपके सामने रखना था कि हम ये जो भी कुछ अध्ययन कर रहे हैं, एक प्रकार से ये साधना है और ये हमारे लिए कार्यक्रम है कि इस कार्यक्रम के अनुसरण पूर्वक ही हम ये स्वीकृति करना है हमको। हम लोग पूछते थे बाबा से कि बाबा आपने तो इतना कठिन तपस्या 8 वर्ष किया है और आपके पास तो वैसा वातावरण भी उपलब्ध था, हम लोग कैसे इसको पाएंगे? तो वो कहते थे कि बेटा हमने ना पेड़ लगाने जितना श्रम किया है, लेकिन तुम लोगों को फल तोड़कर खाना है। तो ये हमारे लिए सारा फल ये दर्शनवाद शास्त्र के रूप में उपलब्ध है और हमको केवल उसकी स्वीकृति पूर्वक, समझ पूर्वक ही हम आचरण पूर्वक, मानवीयता पूर्ण, मानसिकता पूर्वक समाज गति में गति करते हुए हम दिव्य मानवीयता तक अपने को पहुंचा सकते हैं। तो आज मुझे ये सारे अध्ययन के संदर्भ में इतनी बात करनी थी जो पाठक जी ने कल कहा था और जो हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 में, क्योंकि देव मानवता में ही सामाजिकता सिद्ध होती है, तो इस अर्थ में ही हम लोग यहाँ पर सारा अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्याय 8 है कि जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था। तो जब तक शिक्षा और उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो क्यों सफल नहीं होंगे? तो अभ्यास दर्शन में ही कहा गया है कि आचरण विहीन इकाई नहीं है। अस्तु मानवीयता पूर्ण आचरण व्यक्ति में, सहयोग सहकार योग्य क्षमता परिवार में, प्रोत्साहन योग्य प्रचार प्रदर्शन एवं प्रकाशन समाज में, उसका संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि एवं व्यवस्था राष्ट्र में, उसके अनुकूल परिस्थितियां अंतर्राष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही 5 स्थितियों की एक सूत्रता का सूत्र है। कल पाठक जी बार बार कह रहे थे कि 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता पूर्वक निपुणता, कुशलता, पांडित्य का अर्जन ही साधना की परम उपलब्धि है। तो ये पांडित्य क्या है? तो पांडित्य है कि न्याय धर्माधर्म सत्याधिकार का निर्णय करने और तदनुसार आचरण करने और उसको अन्य को बोध कराने की क्षमता, जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में है, उसको ही पांडित्य कहा जाता है। तो इस सारे अर्थ में ही ये सारा अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये 4 आयाम 5 स्थितियों के एक सूत्रता कार्यक्रम क्या है? तो जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष, इन सब में भागीदारी पूर्वक ही हम समाज गति में अपने को स्वभावतः सिद्ध कर पाएंगे। तो ये फिर आगे इस पूरे अध्याय में इसी की ही चर्चा की गई है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपके सामने यहाँ पर रखी। तो जन्म से प्रत्येक, अब मैं पठन आरंभ करती हूँ। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति न्याय का याचक है, साथ ही न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। तो ये हम लोग मध्य दर्शन की जब भी सूचनाएं हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कि बालक जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। तो जन्म का न्याय का याचक तो है, पर न्याय प्रदान करने में वो असमर्थ रहता है। यही उस मानव जाति में अग्रिम दबाव है जो उसको स्वभाव गति में आने के लिए प्रेरणा है। वह सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, भ्रमवश गलती और अपराध करता है। साथ ही वह भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान चाहता है, उसमें स्वयं को असमर्थ पाता है। तो इससे क्या होता है? तो समस्या और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। इसी तथ्यवश मनुष्य शिक्षा व व्यवस्था में समर्पित होता है। जब उसे शिक्षा व व्यवस्था से संतोष नहीं मिलता तब संताप, आक्रोश, निराशा एवं असफलता से पीड़ित होता है। फलतः आवेश एवं आक्रोश से युक्त होकर वह विद्रोह करता है और वह असफलता को प्राप्त करता है। वह असफलता व संताप को पाकर विद्रोह व आतंकवश
छल कपट पाखंड करता है, जिसके लिए पूर्व निर्मित द्रोह ही आमूल कारण। मतलब मानव की ये इच्छा नहीं है, उसकी चाहना नहीं है कि वो छल कपट इस सब में जिए, दो विद्रोह में जिए, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि जो भी शिक्षा व्यवस्था उसको उपलब्ध है वो उसको समाधान उपलब्ध नहीं कराती है। तो इसलिए वह, और ये जो द्रोह वाली व्यवस्था है, जो भ्रमित व्यवस्था है, वो परिवार से लेकर समाज से लेकर शिक्षा व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था तक इसकी व्याप्ति है। इसीलिए ये पूर्व निर्मित ही है, और जिसके कारण वो पूर्व निर्मित जो द्रोह विद्रोह है वही उसके विद्रोह का मूल कारण है। यदि मानव में जो जन्म से ही उसको ये सब उपलब्ध हो जाए, जागृति की सूचना, तो सभी मानव संतानें जागृति की ओर ही गति करेंगी। इसलिए मानव परंपरा समाधान, समृद्धि, अव्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में जागृत होना अब अनिवार्यता है। तो मानव असफलता, निराशा व कुंठा को पाकर आत्महत्या में प्रवृत्त होता है, जबकि यह मानव की वांछित घटना नहीं है। अस्तु जनाकांक्षा रूप शिक्षा एवं व्यवस्था की अपरिपूर्णता ही ऊपर वर्णित अवांछनीय घटनाओं तथा परिस्थितियों के कारण है, जो स्पष्ट हैं। आत्महत्या में प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग पंखे में टंग जाते हैं, रेल के नीचे लेट जाते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो समुदाय के रूप में हम असुरक्षित है, जो प्रकृति में हमने जो नियम का उल्लंघन किया है, तो आज प्रकृति, अभी हम लोग सब घरों में बैठे हुए हैं ना, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, तो हम पूरी मानव जाति जो है उसके अस्तित्व को समाप्त होने का संकट आके खड़ा हो गया है। और ये इस स्थिति पर आ गया है कि यदि हम अभी भी नहीं समझे तो मनुष्य जाति का अस्तित्व इस धरती से समाप्त होने की जगह पर हम पहुंच गए हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम ये मानव चेतना जो है उसका लोकव्यापीकरण करें। लोकव्यापीकरण सामाजिकता के अर्थ में ही पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम के माध्यम से होगा। जो हम अभी आप एक दूसरे के साथ यहाँ पर कर रहे हैं वो भी एक भाग है इसका। तो जनाकांक्षा को पूर्ति करना योग्य शिक्षा भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, इसीलिए ये पराभव मनुष्य जो है वो देखता है। तो जनाकांक्षा, अब क्या किया जाए? तो जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, अथवा शिक्षा व व्यवस्था द्वारा जनजाति को आश्वस्त व विश्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। अभी हमको सरकारें आश्वस्त करती हैं कि नहीं नहीं, आपकी जान माल की हम सुरक्षा करेंगे, इसी के लिए इतना पूरा तंत्र है। शिक्षा हमको आश्वस्त करती है कि हम आपको योग्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ भ्रमित अवधारणाओं पर, अवधारणा तो नहीं कहेंगे, भ्रमित सूचनाओं पर आधारित है। तो शिक्षा व व्यवस्था प्रदान करने वाले सदा ही प्रबुद्ध घोषित किए गए हैं। जो लोग भी शिक्षा प्रदान करते थे उनको हम लोगों ने हमेशा प्रबुद्ध माना है, आज तक, वर्तमान तक, अथवा जनजाति को विवश होकर उन्हें प्रबुद्ध समझना पड़ा है। या तो हमने इसको स्वीकार किया है, या जिनने स्वीकार नहीं किया तो भी उनको मानना तो पड़ा ही है कि अभी इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक एवं धर्म नैतिक नेतृत्व प्रसिद्ध है। मतलब राज्य जो है वो हमारा नेतृत्व करती है, और मानव जाति ने व्यवस्था के अर्थ में शासन को भी स्वीकार किया, क्योंकि उसको स्वभाव गति में जो व्यवस्था है, जो स्वयं नियंत्रण, स्वतंत्रित रूप में स्वानुशासन के रूप में है, अभी इसको सूचना नहीं थी, इसलिए उसने शासन को भी स्वीकार किया व्यवस्था में जीने के अर्थ में। तो धर्म नैतिक और राजनीतिक नेतृत्व प्रसिद्ध है। दोनों प्रकार के नेतृत्व के मूल में मंगल कामना ही है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की अवधारणा पाई जाती है ना। तो अवधारणा को क्या कहा गया है? तो अवधारणा का मतलब होता है वस्तुस्थित सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थित सत्य। सत्य बोध, सहज जानने मानने की बोध क्रिया, इसमें अवधारणा। तो भले ही हमको पूर्ण सूचना ना हो, प्रति अनुभव तक जो सूचना नहीं मिली थी उससे पहले तक ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन सभी को जानना ही चाहते थे। सारा प्रयास जो है मानव जाति का सर्व मंगल, मतलब सर्व मानव ने सुख की कामना से ही सारा कुछ, ये जो राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो संविधान तक गति कर रहा है भ्रमित अवस्था में भी, तो ये सारा उसी आश्वासन के अर्थ में ही रहा है। तो जब तक कार्यक्रम वर्ग सीमावर्ती है तब तक सर्व मंगल कार्यक्रम नहीं है। तो अभी हम लोग भ्रमित
संसार में जी रहे हैं और भ्रमित संसार में नस्ल, रंग, मत, पंथ, संप्रदाय, पद, धन, देश, विचार के रूप में, भाषा के रूप में इस प्रकार की हमारा जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र उसमें ये सारे जो भेद हैं वो दिए गए हैं और वो सार्थक कैसे होंगे उनको भी दिया गया है। तो जब तक हम सीमावर्ती प्रयोग में रहेंगे तब तक हम सर्व मंगल की जो हमारी कामना है, जिसको हम लोग ने वसुधैव कुटुंब के रूप में, सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में हमने ये कामना की थी, वो सफल नहीं हुई। लेकिन मध्य दर्शन के प्रस्ताव को सुनने के बाद हम लोग में ये आशा जगी कि हमारा जो भी ये उद्घोष मानव परंपरा में हमें सुनने में मिला है वो सफल हो सकता है। उसी आशा से हम सब अपने तन मन धन को नियोजित कर रहे हैं और स्वत्व पूर्वक जीने की जो आशा हमारे अंदर जगी है और वो जो संभावना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक हमको दिखाई देती है, उस अर्थ में ही हम यहाँ पर अपने को नियोजित किए हुए हैं। तो नेतृत्व पराभव का कारण अक्षमता एवं वर्ग समुदाय प्रवृत्ति है जो स्पष्ट है। ये तो बहुत क्लियर ही है हम सबको। नेतृत्व तथा नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं, मतलब अपेक्षा का तो अभाव नहीं है, नेतृत्व में व्यवस्था व शिक्षा का आश्वासन समाया हुआ है, इसलिए नेतृत्व एक अवश्यंभावी घटना है। मानव के प्रत्येक स्तर, अवस्था एवं स्थिति में नेतृत्व दृष्टव्य है। इसके मूल कारण में मानव में पाया जाने वाला संस्कार एवं उसकी क्षमता में वैविध्यता है। वैविध्यता में समानता की आकांक्षा एवं प्रत्याशा है। मतलब अभी भले ही भ्रमित रूप में हम वैविध्यता और भ्रमित नहीं भी हैं, जो जागृति की सूचना हमको मिली है, तो ये सारी वैविध्यताएं हम सब में हैं। जो भास, आभास, प्रतीति, बोध और अनुभूति के स्तर से ये वैविध्यताएं मानव में दिखाई देती हैं, लेकिन इनका जो एक सूत्रता कहाँ है, तो समाधान पूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार द्वारा ये एक सूत्रता है, जिसका उल्लेख मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। हम वहां पर से ये सारा रेफरेंस मैंने लिया है। इसके मूल वैविध्यता में समानता की आकांक्षा एवं प्रत्याशा है। अब अगले जो पैराग्राफ है उसमें नेतृत्व क्या है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो प्रेरक का मतलब नेतृत्व क्या है, तो प्रेरणा क्या है, तो जागृति प्रेरणा है। तो हमको हमेशा ये तो लगता रहता था कि कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसे ही हमको मध्य दर्शन का प्रस्ताव मिला और हम उसको हम सभी उसमें गति करने लगे कि हमारी ये जो आकांक्षा थी, जो प्रेरणा थी हमारे अंदर, वो अब सफल हो सकती, इसकी संभावना हमको दिखी, तो हम इसमें आगे बढ़ गए। तो प्रेरक मतलब नेतृत्व के मूल में दर्शन एवं विचार क्षमता ही है जो सफल होती है। तो बिना विचार कोई भी बड़ी क्रांति आज तक इस विश्व में जिसमें हम अभी निवास करते हैं वो नहीं हुई है। विचारिक क्रांति से ही कोई भी परिवर्तन समाज में आया है। तो विचार के आधार पर हम एक विचार में हम गति करने लगते हैं, और यहाँ पर तो आचरण की भी एकता के साथ गति करने की बात हमारे सामने है। तो अब हम सफल होंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास दिखाई देता है कि प्रत्येक सुधर विचार का आधार दर्शन ही है। इतना मध्य दर्शन जो है वो हर आयाम, हर दिशा, हर कोण परिप्रेक्ष्य में विवेक विज्ञान सम्मत विधि से हमको जो भी कुछ स्पष्ट हुआ है, तो मुझे तो कोई भी कमी दर्शन में नहीं दिखाई देती है। दर्शन अपने आप में पूरा है, हमको समझ में आया हो या ना आया हो, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की पूरी संभावना हमको इसमें दिखाई देती है। अंततोगत्वा दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता से सिद्ध होती है। तो बाबा जी ने जिस दर्शन को किया है अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में, वही दर्शन क्षमता की स्थापना हम अपने में स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक करके हम इस नेतृत्व को सफल बना सकते हैं। ब्रह्मवश मानव गलती, अपराध और गलती सहित नियति विरोधी, जागृति विरोधी कार्यों में नेतृत्व करते हैं, और ये सब अपराधी हैं। हम जो भी भ्रमित है हम उसमें कार्यक्रम करते हैं, इनको यहाँ पर अपराधी घोषित किया गया है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान। तो दर्शन समुच्चय यही है कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, यही संपूर्ण ज्ञान है। दर्शन में प्रकृति का विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति रूप में अध्ययन मानव के लिए प्रस्तावित है। तो किस रूप में प्रस्तावित है,
विकास क्रम विकास, विकास के रूप में गठन पूर्णता के अनंतर जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता तक गति है। ये जब जागृति पूर्णता हो जाती है, यही गति जो आचरण पूर्णता तक, वही गति परिवार मानव समझदार मानव परिवार से परिवार समूह सभा, ग्राम सभा से लेकर के विश्व राज्य सभा तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में गतित है। तो दर्शन प्रस्तावित है जो स्वयं समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद तथा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को स्पष्ट करता है, जिससे प्रमाण त्रय प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सिद्ध होता है। तो ये तीनों जो भौतिकवाद और जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, उनकी उपादेयता यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का अर्थ है मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ जीवन का अध्ययन, अवधारणा और अनुभव वर्तमान है, जो कि अनुभवात्मक जनवाद में प्रस्तावित है। तो मध्यस्थ सत्ता क्या है? तो व्यापक जो है वो मध्यस्थ सत्ता है। मध्यस्थ क्रिया क्या है? तो आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। मध्यस्थ बल क्या है? तो अनुभव मध्यस्थ बल है। मध्यस्थ शक्ति क्या है? तो प्रामाणिकता मध्यस्थ शक्ति है। मध्यस्थ जीवन का अध्ययन, तो मध्यस्थ क्रिया में मध्यस्थ सत्ता के अनुभव पूर्वक बुद्धि जो है आत्मा का जब अनुभव करती है, और चित्त जब है बुद्धि सहज अनुभूति को करती है, वृत्ति जब जो है चित्त सहज अनुभूति का अनुभव करती है, और मन जो है वो वृत्ति सहज अनुभूति करती है, तो यही जीवन मध्यस्थ जीवन है। जो अवधारणा है, तो अवधारणा क्या है? तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थित सत्य सहज बोध को जानने मानने की क्रिया, यही अवधारणा है, और ये अनुभव वर्तमान में है। मानव जीवन में चतुरायाम मतलब उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति अविभाज्य हैं, जो प्रसिद्ध है। स्थिति गति भी अविभाज्य है। तो ये पूरा अस्तित्व जो है वो अविभाज्यता में ही है। तो जब हम स्थिति गति के को जो है शब्द के अर्थों और शब्द के अर्थों को स्थिति गति के अर्थों में स्वीकार करते हैं, और जब उस स्वीकृति के परिणाम में हम विकास को स्वीकार करते हैं, और उसके परिणाम में हम जागृति क्रम, जागृति पूर्णता को स्वीकार करते हैं, और उसके क्रम में जब हम परिवार समूह सभा से लेकर के विश्व राज्य सभा तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, यही जो है हमारे लिए संभावना का उदय है। इसलिए व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप न्याय सुलभ समृद्ध जीवन में प्रतिष्ठित एवं अक्षुण्ण होना ही है। अक्षुण्णता मतलब ये जो समाज में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक व्याप्ति है, वही अक्षुण्णता है। यदि इसमें एक भी कड़ी छूटेगी तो वह अक्षुण्णता का खंडन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अस्तित्व में जितना भी विकास क्रम है वो पूरा कड़ी से कड़ी है, एक भी कड़ी का वहां पर व्यतिरेक नहीं है। तो ये ऐसे ही ये अनुभव से लेकर के आत्मा से लेकर मन तक, मन से लेकर के मानवीय आचरण तक, मानवीय आचरण से लेकर परिवार के सम्मिलित आचरण तक, फिर वो परिवार समूहों के सम्मिलित आचरण तक, फिर ग्राम सभा के सम्मिलित आचरण पूर्वक, फिर ग्राम समूह सभा के सम्मिलित आचरण पूर्वक, यही सम्मिलित आचरण जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक व्यक्त होता है। यही अनुभवात्मक अध्यात्म व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यही मानव में अखंडता को स्थापित करता है, जिसकी पूर्ण संभावना व आवश्यकता है। मतलब न्याय सुलभता और समृद्ध पूर्ण जीवन ही अखंडता और अक्षुण्णता को स्थापित करता है, जिसकी पूर्ण संभावना भी है और ये आवश्यकता भी है। जैसे अब ये आवश्यकता क्यों है? तो मानव संबंधों सहित ही जन्म लेता है। हम सभी बिना संबंध के हैं ही नहीं। तो ये संबंध मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध के रूप में हमको स्पष्ट ही है। स्थापित संबंध में स्थापित मूल्य होता है ना। तो सभी जो स्थापित संबंध साथ हैं, जिनकी चर्चा अभी आगे है, अभी मैं इसकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। आगे का जो 9वां अध्याय, इसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। तो सामाजिक मूल्य अपरिवर्तनीय है। तो सामाजिक मूल्य क्या है, उसकी आगे यहाँ पर बातचीत की गई है, मैं उसको आगे रखूंगी। तो मानवीयता में ही अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा सिद्ध होती है। तो मानव जीवन का अर्थ क्या है ना। तो मानव जीवन का अर्थ है अपने स्वत्वों में जीना, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वराज्य पूर्वक जीना।
मानवीयता जागृत मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है ना। जागृत मानव सामाजिक न्यायिक इकाई है जिसमें सामाजिक मानव मानसिकता सामाजिकता के लिए स्रोत है और न्यायपूर्ण जो व्यवहार है वो भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का यही व्यवहार की ही व्याप्ति है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक। तो अब ऐसा है कि एक व्यक्ति को साइकिल चलाना आ जाता है तो सारे मानवों के लिए वो संभावना का उदय हो जाता है कि अब सभी चला सकते हैं। तो बाबा जी को ये अनुभव हो गया है तो हम सभी को अनुभव हो सकता है और अनुभवगामी विधि से ये संभावना हम सभी में उदय हो गई है जो हमारे लिए निष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी आधार है हम सभी के लिए। सामाजिक मूल्य में से के लिए बिना शिष्टता एवं वस्तु व सेवा की प्रयुक्ति सफल नहीं है। तो सामाजिक मूल्य से सामाजिक मूल्य के लिए शिष्टता के बिना वस्तु व सेवा की प्रयुक्ति सफल नहीं है। तो सामाजिकता का निर्वाह वस्तु व सेवा के अर्पण समर्पण पूर्वक ही होता है। मानव में स्वभाव सहज अभिव्यक्ति धर्म संपन्नता में अनुभूति प्रसिद्ध है। मतलब स्वभाव सहज अभिव्यक्ति जो मानव मानसिकता के रूप में है स्वत्व के रूप में है और धर्म संपन्नता जो है वो सुखानुभूति के रूप में सुख शांति संतोष और आनंद के रूप में मानव में प्रसिद्ध है। मतलब इसकी ही व्याप्ति यही प्रतिष्ठित है और कुछ प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों प्रतिष्ठित नहीं है? क्योंकि मानव जो इकाई है उसमें जीवन रूपी जो इकाई है उसमें बुद्धि तक चित्त से आगे गलत की भ्रम की स्वीकृति ही नहीं है ना। जो कारण है हमारे किसी भी जीवन का जो कारण स्थिति है तो बुद्धि और आत्मा कारण है और इस कारण जो आत्मा है वो महाकारण को अनुभव करती है। इस प्रकार से हम में ये अनुभूति प्रसिद्ध ही है। समाधानात्मक भौतिकवाद की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। ये है ही, एक गेहूं का दाना डालने से 1000 दाना होता है। तो समृद्धि जो है अस्तित्व में निहित ही है। हमको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, केवल हमको समझ पूर्वक अपने तन मन धन को नियोजित करना है। जो अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के रूप में मानवीयता में दृष्टव्य है। इसकी चर्चा बारंबार आती रहेगी, अभी पाठक जी भी करते रहे और मैं भी इसकी करती रहूंगी। यही मानव की चिर कामना है जिसका पालन 5 स्थितियों में मानवीयता की सीमा में होता है। अमानवीयता की सीमा में इसकी अवहेलना होती है, यह हम सबको स्पष्ट ही है। अमानवीयता पूर्वक स्वभावतः अति मानवीयता पूर्वक स्वभावतः चरितार्थ होती है। चरितार्थता ही मानव का अभीष्ट है। अब ये चरितार्थता क्या चीज है? तो चरित्र जागृति पूर्वक सार्थक होना। क्या सार्थक होना? कैसे सार्थक होना? तो आचरण पूर्वक सार्थक होना। तो उसमें सार्थक क्या होना है? कैसे होंगे? तो त्वा सहित सार्थक होंगे। त्वा सहित सार्थक कैसे होंगे? तो अर्थ सहित सार्थक होंगे। तो मानव होने का जो अर्थ है उसको पहचान करके उसके साथ जब हम सार्थक होते हैं, सार्थक हुए बगैर चरितार्थता का प्रमाण नहीं मिलता है। तो जो भी कुछ हम अभ्यास कर रहे हैं ये चरितार्थता के अर्थ में ही कर रहे हैं, सार्थक होने के अर्थ में ही हम सब यहाँ इस अध्ययन को कर रहे हैं। आशा आवश्यकता तथा अनिवार्यता पूर्वक किया गया प्रयास ही अभीष्ट है। इससे विहीन कार्यकलाप मानव में सफल नहीं होता है। तो ये हमारी जो आशा है सुखानुभूति की और आवश्यकता भी है और ये अनिवार्यता भी है। तो ये तीनों की स्पष्टता के साथ ही जो प्रयास किया जाता है वही अभीष्ट है। मतलब हमारे लिए जागृति ही अभीष्ट है। इससे विहीन कार्यकलाप में मानव सफल नहीं होता है। अस्तित्व में जागृति पूर्वक मानव स्पष्टता अधिकार संपन्न एवं क्षमता को स्पष्ट करता है जो एक सूत्रता एवं सार्वभौमता है। मतलब जागृति पूर्वक ही हमें स्पष्टाधिकार आता है। तो जागृति में हम देव चेतना से दिव्य चेतना और दिव्य चेतना से आचरण पूर्णता तक हम गति करते हैं और इस गति के परिणाम में मानव के 4 आयामों की एक सूत्रता, 5 स्थितियों की एक सूत्रता और 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सार्थक होती है। ब्रह्मवश जितने भी विविधताएं हैं उनमें एक सूत्रता नहीं होती है, यही संपूर्ण विरोध का कारण है।
तो अब सामाजिक मूल्यों की चर्चा आगे है कि जो सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य जो है उनके आधार पर शिष्ट मूल्य निश्चित और उपयोगिता मूल्य निर्धारित रहते हैं। ऊपर वर्णित तीनों मूल्यों में से अधिक अनुभव मानव में से के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक मूल्यवत्ता प्रसिद्ध है, जिनको हम लोग स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य और वस्तु मूल्य के रूप में हमने मध्य दर्शन में उसका अध्ययन या सूचना प्राप्त की है, जिसे प्रमाण रूप में देखा जा रहा है। बाबा को हमने प्रमाण रूप में देखा है ना, और हम भी प्रमाणित होने के अर्थ में ही इस अध्ययन को कर रहे हैं। बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि प्रमाण के लिए तुम अध्ययन नहीं कर रहे हो तो तुमको अध्ययन भी नहीं होगा, और लक्ष्य की स्पष्टता के बगैर अध्ययन कर रहे हो तो भी अध्ययन नहीं होगा। तो लक्ष्य के अर्थ में और प्रामाणिकता के अर्थ में, जब इन दो अर्थों में हम अध्ययन करते हैं तभी अध्ययन सफल और चरितार्थ होता है। ऐसा मुझे सूचना बाबा जी से प्राप्त हुई है। तो सामाजिक मूल्य अनुभव में, शिष्ट मूल्य व्यवहार में एवं भौतिक मूल्य उत्पादन में और उपयोगिता में स्पष्ट है। मतलब सामाजिक मूल्य अनुभव में स्पष्ट है, शिष्ट मूल्य व्यवहार में स्पष्ट है और भौतिक मूल्य उत्पादन और उपयोगिता में स्पष्ट है। व्यवहार एवं अनुभव निर्विरोधता ही समाधान है। मतलब हमको जो अनुभव हो गया है उसके अनुरूप व्यवहार होने से ही एक सूत्रता है, जो चार आयामों की एक सूत्रता के रूप में दृष्टव्य है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करता है, क्योंकि व्यवहार का आधार अनुभव है तथा उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता का एवं वितरण का आधार समाधान ही है। यही समाज एवं सामाजिकता है। तो जो समाधान पूर्वक समृद्धि है वो सामाजिकता के लिए ही है। तो जो उपयोग, सदुपयोग, उपयोग परिवार में होता है, सदुपयोग समाज में होता है और प्रयोजनीयता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में स्पष्ट होती है। अनुभव अपरिवर्तनीय है, यदि वो परिवर्तनीय है तो अनुभव नहीं है। तो अनुभव अपरिवर्तनीय है, यदि परिवर्तन है तो वह अनुभव नहीं है। केवल अनुभव के प्रति भास, आभास एवं प्रतीति, मतलब प्रतीति तक हम जो भी गति करते हैं तो वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बोध और के बाद, अनुभव के बाद परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बोध में गलत जाता ही नहीं है। तो सही की जैसे ही सही हर आयाम, हर कोण, हर दिशा, परिप्रेक्ष्य में हमको स्वीकृत हो जाता है, हमको केवल स्वीकृत करना है। सारी सूचना, सारा कार्यक्रम, सारे नियमों की स्पष्टता मध्य दर्शन में दी गई है। हमको केवल उसको समझ पूर्वक स्वयं में विचार, कार्य, व्यवहार में स्थापित करके चरितार्थ करना है। इतना ही कार्यक्रम हमारे पास है। आशाएं आवश्यकता में, आवश्यकता अनिवार्यता में ही संयत एवं चरितार्थ है। आवश्यकता क्या है? तो हमने जब कर्म दर्शन में पढ़ा था कि जिसके बिना जीना संभव ना हो वो आवश्यकता है ना। और आवश्यकता ही अनिवार्यता में, मतलब जब तीव्र आवश्यकता बन जाती है तो वो अनिवार्यता में रहती है, और अनिवार्यता में ही संयत एवं चरितार्थ होती है। अनिवार्य नहीं हुआ, इसको बाबा जी हमेशा कहते थे कि अभी अनुभव तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्राथमिकता ही नहीं बनी है। जिस दिन प्राथमिकता बनेगी तो तुमको अभी इसी वक्त अनुभव हो सकता है, क्योंकि तुम ज्ञान में ओतप्रोत हो। ज्ञान से रिक्त मुक्त कोई भी इकाई अस्तित्व में है ही नहीं। वो जो ज्ञान संपन्नता है वो पदार्थ अवस्था में ऊर्जा संपन्नता के रूप में, प्राणावस्था में स्पंदनशीलता के रूप में, जीवावस्था में आशा संपन्नता के रूप में और ज्ञानावस्था में ज्ञान संपन्नता के रूप में स्पष्ट है। उपयोगिता मूल्य आवश्यकता में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, शिष्टता मूल्य स्थापित मूल्य में और स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित पाए जाते हैं। स्थापित मूल्य जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम का आधार है। इसी आधार पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संरचनाएं स्थित होती हैं, ना कि केवल उत्पादन पर, क्योंकि उत्पादन मानव के अधीन है, ना कि उत्पादन के अधीन मानव है। तो स्थापित मूल्य ही जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम का आधार। मूल्य में जीना ही मानव का स्वत्व है, क्योंकि मूल्य में जीना ही हमारे लिए नियम है।
उसकी परिणति धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में हमें दृष्टव्य है। ये जो मूल्यों का अनुभव होता है, ये आगे इसी में जब हम लोग अध्ययन में गति करेंगे तो ये सारा जो कैसे मूल्यों का अनुभव है उसकी स्पष्टता अभी अध्याय 9 में ही है, तब वहाँ पर इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी आधार पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संरचनाएं स्थित होती हैं, जो ना कि केवल उत्पादन पर। अभी जितना भी है ना, अभी क्या है, पूरी शिक्षा क्या है, तो केवल उत्पादन की भी शिक्षा नहीं दे रही है, केवल उत्पादन के भोग की शिक्षा दे रही है ना। तो इसीलिए हम सब अब मतलब जो कहते हैं ना, जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा, तो हम सब वंचित हैं उससे। तो यहाँ पर, और जब हमने उपासना में अध्ययन किया था तो भौतिक भूतात्मा जो है वो उत्पादन प्रधान व्यवहार करता है, जो एक सूत्रित कार्यक्रम नहीं है। तो व्यवहार प्रधान जब उत्पादन होगा वही जो है हमारे लिए अनिवार्यता है। तो मानव उत्पादन के अधीन नहीं है, उत्पादन मानव के अधीन है, क्योंकि मानव ही उत्पादन क्रियाकलाप को करता है। मानव ने भ्रमवश मानव एवं मनुष्येतर प्रकृति पर अधिकार और शासन करने का प्रयास किया है। फल परिणाम में मतभेद, विरोध, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार जैसी प्रत्याशित घटना हो चुकी है। इसी क्रम में धरती भी अस्वस्थ हो गई है। मुझे इसके बारे में बहुत नहीं कहना, हम सब विशेषज्ञ हैं इसके। तो मानव को मानव पर अधिकार पाना संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मानव स्वतंत्र इकाई है ना। जीवन एक ही परमाणु है, तो वो स्वतंत्र है, वो कहीं किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करती है। तो जीवन जो है वो व्यापक सत्ता में जो उसका नित्य प्रभावी है, जो सहस्तित्व नित्य प्रभावी है, उस सहस्तित्व में अनुभूत होकर के ही अपनी व्यवस्था में वो भागीदारी मानव स्वरूप में कर पाती है। शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक सहस्तित्व को पाना संभव है। ये लोक व्यापीकरण कैसे होगा? तो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक ही होगा। तो जो शिक्षा जो है वो मानवीय शिक्षा के मानवीकरण के माध्यम से जो हमारे बहुत साथी प्रयास कर ही रहे हैं। बाबा ने इसकी पूरा जो है हम सबको पूरा आधार भूमि तैयार करके दी है। जो अभिभावक विद्यालय में जो प्रयोग चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में इसके बहुत प्रयोग चल रहे हैं, और उच्च शिक्षा में इसको ले जाने के क्रम में हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो व्यवस्था पूर्वक अस्तित्व को पाना ही संभव है। तो ये व्यवस्था क्या होगी कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है और धर्म व्यवस्था है, तो धर्म नीति अर्थ नीति पूर्वक ही ये सफल होगा। यही परस्पर व्यवहार की बाध्यता है। मतलब शिक्षा व्यवस्था पूर्वक ही ये परस्पर व्यवहार, मतलब हमको प्रमाणित तो होना ही है। तो हमारा जो समझ है वो प्रमाणित अन्य मानव के साथ ही होता है, इसलिए व्यवहार की बाध्यता है। हमको प्रमाणित हुए बगैर हमारा समाधान भी हमको समझने पहचानने में नहीं आता, और अनुभव भी पहचानने में नहीं आता है, इसलिए बाध्यता है। मानव के लिए अवसर, आवश्यकता, अनिवार्यता एवं लक्ष्य समान है। इसलिए मानव का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। इसे सफल बनाना ही अभ्यास है। हम सारा अभ्यास क्यों कर रहे हैं? सुख, शांति, संतोष एवं आनंद को सफल बनाने के लिए, जो अखंड समाज एवं व्यवस्था पूर्वक ही सफल है। आवश्यकता महत्वाकांक्षा एवं सामान्य आकांक्षा की सीमा में है। तो महत्वाकांक्षा और सामान्य आकांक्षा, आहार, आवास, अलंकार, दुर्गमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण के रूप में हम सबने इसका अध्ययन किया ही है। अनिवार्यता, बौद्धिक समाधान, जो निपुणता, कुशलता और पांडित्य के रूप में है। अवसर, मानवीयता, अमानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्वक व्यवहार करने का है। मतलब ये तीनों हमारे पास अवसर है। हम अमानवीयता का भी व्यवहार कर सकते हैं, हम मानवीयता का भी व्यवहार कर सकते हैं, और अतिमानवीयता के व्यवहार का अधिकार भी हमारे पास है। अवसर ही मानव में विचार वैविध्यता एवं एकता का कारण है। तो ये तीनों अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता ही वैविध्यता है। इसके लिए जो समानता का अवसर है वो समाधानपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार ही है। इसमें आगे और भी इसकी व्याख्या की गई है कि विचार ही मूल्य दर्शन क्षमता, मूल्य दर्शन क्रिया ही मानव की मूल्यवत्ता है ना। जब हम दर्शन को व्यवस्था के अर्थ में, जब हम क्रिया, स्थिति, गति को व्यवस्था के अर्थ में समझ जाते हैं, तो वही
वत्ता के स्थितिवत्ता मूल्यवत्ता के रूप में हमको पहचानने में आती है। मूल्यों में एकता तथा मनुष्यतर रूप क्रिया में अनेकता का अनुभव किया गया है। मूल्य में अनुभव पूर्वक हम एक हो जाते हैं और रूप में और क्रिया में हम अनेक रहते हैं। ऐसा अनुभव बाबा जी ने जो किया है और उसको मध्य दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रतिपादित किया है, जिसका अभ्यास हम अभ्यास दर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। मूल्यों में से के लिए मानव प्रकारांतर से समर्थित है। हम सब अपने मूल्य में, हर इकाई का अपना मूल्य है। मूल्य क्या है? तो व्यवस्था में भागीदारी है, स्वयं व्यवस्था में रहना, होना और रहना। तो स्वयं व्यवस्था में होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, यही हमारा मूल्य है। तो मूल्यों में से के लिए ही प्रकारांतर से हम सभी समर्थित हैं। संबंध व स्थापित मूल्य केवल अखंड समाज के अर्थ में है। मतलब ये सभी किस लिए हैं? अखंड समाज के अर्थ में। अखंड समाज सहस्तित्व में अनुभव का फलन है, जो केवल अनुभव प्रमाण से तथा उत्पादन मूल्य प्रयोग प्रमाण से प्रमाणित है, जिसका उपयोगिता मूल्य दृष्टव्य है। की चर्चा हम काफी कर चुके हैं। जड़ चैतन्यात्मक इकाइयों की स्थिति गति केवल मूल्यों में से के लिए ही है। सभी अवस्था और पद में प्रतिष्ठित इकाइयों का मूल्य उनके स्वभाव और आचरण के आधार पर है। जैसे मैंने कहा कि प्राणावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था की सभी इकाइयों अपने अपने आचरण और स्वभाव धर्म के अनुसार गतित है। मानव अपने आचरण, मूल्य और स्वभाव को नहीं समझ रहा था, उसकी स्पष्टता हमको मध्य दर्शन से हो रही है। नहीं तो सूचना तो कम से कम उपलब्ध, पूरी सूचना हमारे तक उपलब्ध है ही। मानव में जो मूल्य दर्शन क्षमता है, वही मानव को व्यवहार, उत्पादन, विचार एवं अनुभूति में से के लिए प्रेरित करती है। हम में दर्शन क्षमता है ना। तो दर्शन क्षमता में हमको क्या दर्शन करना है? तो अस्तित्व मूलक दर्शन ज्ञान, है ना, सहअस्तित्व मूलक दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण दर्शन ज्ञान ही हमको करना है, और ये क्षमता हमारे पास है। वही मानव को व्यवहार, उत्पादन, विचार एवं अनुभूति में से के लिए प्रेरित करती है। हम बाबा जी को अनुभव पूर्वक अनुभूतियाँ हुई थी, हमको अनुभूति पूर्वक अनुभव होगा, और ये अनुभूतियाँ जीने के क्रम में ही होती हैं। इसीलिए सामाजिकता के आचरण की बात यहाँ पर की गई है। यही सामाजिकता एवं बौद्धिकता का आधार है। मानव सामाजिक न्यायी इकाई एवं बुद्धिपूर्वक, मतलब समझदारी पूर्वक जीने वाला, अर्थात ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जीने वाला से भी संबोधित है। इस संबोधन का विषय भी इसी क्षमता का निर्देश करता है। तो जो हम न्यायिक और बुद्धिपूर्वक इकाई हैं, वो क्या क्षमता है? तो ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जीने वाला प्रबुद्ध कहलाता है। ये जो संबोधन ही है, यही इसमें इसका अभिष्ट समाया हुआ है, मतलब उसका अर्थ समाया हुआ है। सामाजिक एवं बौद्धिक सफलता के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग आयाम प्रभेद को इंगित करता है। मतलब सामाजिक एवं बौद्धिक सफलता के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि मानव ने प्रयास नहीं किया है। मानव की समूचे प्रयास इसी अर्थ में रहे हैं, जो केवल भास की सीमा तक रहे हैं या आभास की सीमा तक रहे हैं। अब हमारे पास प्रतीति, बोध, अनुभूति तक की स्पष्टता है, तो अब हमारा वो प्रयास सफल रहेगा, क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग आयाम प्रभेद को इंगित करता है ना। समाज जो मतलब बौद्धिक सफलता और सामाजिक सफलता, तो 4 आयाम है ना। तो अनुभव, विचार, ये जो है वो मानव में है ना, और जो व्यवहार और जो प्रयोग है वो समाज गति के हैं। तो बौद्धिक जो आयाम है और बौद्धिक सफलता जो है वो अनुभव विचार के माध्यम से, जो समाज बौद्धिक नियम के रूप में है, और जो न्यायपूर्ण व्यवहार के माध्यम से और नियमपूर्ण उत्पादन के माध्यम से सामाजिकता सफल होती है। समाज शब्द व्यवहारिक आयाम को एवं बौद्धिक शब्द वैचारिक आयाम को स्पष्ट करता है। जैसा मैंने अभी कहा, मानव जन्म से ही सामाजिकता के लिए प्रेरित है। मतलब सामाजिकता हमारे में स्वभाव रूप में रहती है, इसीलिए हम लोग किसी न किसी अर्थ में सामाजिकता में रहते हैं। ये जो संबंधों, परिवार संबंधों के रूप में जो हम गतित रहते हैं, वही सामाजिकता है, जिसका प्रबोधन संस्कृति करती है, साथ ही बौद्धिक समाधान के लिए भी। मतलब
ये जो बौद्धिक सफलता है उसका प्रबोधन संस्कृति करती है। तो संस्कृति का मतलब है विचार पक्ष ही नेतृत्व करता है। तो जब हमने कर्म दर्शन में पढ़ा था, व्यवहार दर्शन में जब कर्म का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर कर्ता जो है वो विचार क्या है, जिस जिस कार्य में विचार पक्ष का जितना नियोजन है वही उसका कर्ता पद है। तो यहाँ पर जो है विचार ही संस्कृति कहा गया है और व्यवहार ही सभ्यता के रूप में है। और अनुभव विचार में रहता है, और अनुभव और विचार जो है वो व्यवहार में नियोजित रहता है, और अनुभव विचार व्यवहार जो है वो व्यवस्था में नियोजित ही रहते हैं। इसी से चारों आयामों की एक सूत्रता स्पष्ट होती है, और यही एक सूत्रता बौद्धिक समाधान के रूप में ही है। तो आज मेरे पास जो जिम्मेदारी थी वो यहाँ तक पूरी हुई। अब समाज व्यवस्था जो है अध्याय 8 जो है वो पाठक जी आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। पाठक जी आगे प्रस्ताव के लिए हिंदी हो गया आज। कल जैसी हमारी बात हुई थी, तो जिसमें मूल बात समझने की ये है कि जो अभ्यास दर्शन का प्रयोजन है वो विधि विहित जो व्यवस्था है, यह विधि विहित नीति 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्र है। तो उसको पहचान पाना और उसको जी पाना, क्योंकि अभ्यास का एक परिभाषा ये भी है कि समाधान संपन्नता है। तो समाधान का मतलब केवल वैचारिक नहीं होता है, समाधान का मतलब होता है कि हम समाधान के साथ 5 स्थितियों में व्यवहार कर पाते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं या न्यायपूर्ण व्यवहार में जीते हैं, उसको समाधान करें। तो इसीलिए जिसको हम लोग विधि विहित नीति व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, जिसको दूसरे अर्थों में कह रहे हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र और अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय आयाम की जो एक सूत्रता है, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है वो प्रकट होती है, उसके लिए यह अभ्यास दर्शन है। और इस अभ्यास दर्शन की जो व्यवस्था की जो पहली इकाई है उसको समझदार परिवार करें। और 10 सोपानी व्यवस्था में भी जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया है कि 10 सोपानी व्यवस्था में जो पहली इकाई है वो परिवार है। तो परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो है 10 सोपानी व्यवस्था है। इसको हमको समझने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति जो है वो केंद्र में है, जबकि व्यवस्था के केंद्र में परिवार है। तो परिवार क्या है? तो परिवार एक प्रकार से सह अस्तित्व, सहज प्रकटन है ना, क्योंकि परिवार में संबंध की स्वीकृति रहती है और संबंध की स्वीकृति पूर्वक जो है सभी एक एक व्यक्ति का आचरण उसमें प्रकट होता है। व्यक्ति में तो आचरण और कार्यक्रम जो है प्रकट होता नहीं। जो आचरण और कार्यक्रम जिसको हम लोग कह रहे हैं व्यवस्था या सह अस्तित्व सहज कार्यक्रम या व्यवस्था सहज कार्यक्रम यदि हम कहें तो वो परिवार से शुरू होता है। और जिसको हम मानवीय आचरण कह रहे हैं उसकी भी जो बुनियादी जगह है वो परिवार है, व्यक्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति में से यानी अकेले डेटा पता नहीं लगता। तो अखंड समाज, ये जो अध्याय 9 है अभ्यास दर्शन का, इसकी शुरुआत भी यहीं से की गई है कि जो अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था है, यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है।
और फिर वो कह रहे हैं कि जो समाज है वो 3 रूपों में गण्य है। तो यदि हम परिवार को भी समझेंगे ना, तो जैसे अभी मैं परिवार की बात कर रहा था, तो परिवार समाज की अविभाज्यता में ही परिभाषित होता है, और समाज जो है वो अखंड समाज के रूप में परिभाषित होता है, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही परिभाषित होता है या स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से परिवार से लेके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक अविभाज्यता में ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को जो है समझा जा सकता है, उसके आचरण को समझा जा सकता है, उसके जीने को समझा जा सकता है। इसीलिए समाज का प्राथमिक रूप जो है वो समझदार परिवार है। समाज का जो द्वितीय रूप है वो अखंड समाज है। अखंड समाज को ही बाबा जी राष्ट्र कह रहे हैं। और जब मानव के अतिरिक्त मानवेतर प्रकृति के साथ यदि हम अखंड समाज की अविभाज्यता को देखते हैं, उसको पृथ्वी कह रहे हैं, तो समाज का जो तृतीय रूप है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो जब सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है तो मानवेतर जो प्रकृति है उसके साथ अविभाज्यता के रूप में मानवीय क्रियाकलाप है ना, मानवीय व्यवस्था को समझना, तो इसको कह रहे हैं वो समाज का तृतीय रूप है। तो इस तरीके से परिवार, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की अविभाज्यता के अर्थ में ही समाज व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा उसको मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यक्ति में ना तो आचरण का प्रकाशन है, व्यक्ति में ना व्यवस्था का प्रकाशन है, ना ही व्यक्ति में किसी कार्यक्रम का प्रकाशन है। ऐसा अभ्यास दर्शन में अनेक जगह पर कहा गया है। फिर आगे कहा कि सभी राज्य संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं। तो यहाँ संस्था शब्द लिखा है, तो सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं। अखंड समाज से पहले संस्था नहीं है। परिवार, जो समझदार परिवार है, हम उसको संस्था नहीं कह सकते, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं, और अखंड समाज को उन्होंने राष्ट्र के रूप में बाबा जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे जाने पे उन्होंने परिवार और भ्रमित परिवार की तुलना की, जिसको हम लोग समझदार परिवार कह रहे हैं। परिवार भी अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक एक घटक है। इस स्थिति में मुख्यतः सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो परिवार भी अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक एक घटक है। इस स्थिति में मुख्यतः सह अस्तित्व प्रमाणित होता है, यानी सह अस्तित्व का प्रमाण जो है वो समझदार परिवार से शुरू हो जाता है। लेकिन किस परिवार से? जो अखंड समाज का घटक है। यदि हम अखंड समाज के घटक से हटा के यदि परिवार को समझने का प्रयास करेंगे, उस स्थिति में परिवार परिवार में सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता है। तो इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं ना। परिवार भी अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक एक घटक है, यानी उसका एक कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि वो अविभाज्य है, अखंड समाज का ही एक अंगभूत है। इस तरीके से हम परिवार यानी समझदार परिवार को समझ सकते हैं। और इस स्थिति में मुख्यतः सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। यदि हम इस अविभाज्यता में, अखंड समाज की अविभाज्यता में यदि हम परिवार को पहचानते हैं, तभी उसमें सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। ऐसे अनेक परिवार मिलकर, अनेक परिवार मिलकर कैसे, यानी समझदार परिवार, ऐसे अनेक समझदार परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जिसको हम लोग 10 पानी व्यवस्था कह रहे हैं। तो जिसमें परिवार से फिर परिवार समूह है, परिवार समूह से ग्राम और ग्राम समूह, है ना, मंडल, क्षेत्र और होते हुए विश्व परिवार तक। तो इस तरीके से ऐसे समझदार परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। इस रूप में परिवार की भूमिका जो है स्पष्ट होती है व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में। ऐसी भागीदारी स्वयं राज्य संस्थाओं के रूप में गण्य है। तो कह रहे हैं कि ये जो भागीदारी है, तो जहाँ भागीदारी पूर्ण हो जाती है वहाँ से राज्य संस्थाओं के रूप में इनको गण्य किया जा सकता है। इसी क्रम में
ये जो ऊपर 3 बातें बोली हैं, इसी क्रम में समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में विश्व परिवार सभा पर्यंत भागीदारी संपन्न होती है, ऐसा कहा। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो बाबा जी ने कहा कि अखंड समाज जो है वो 10 सोपानी व्यवस्था है, यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है। फिर कहा समाज का 3 रूप है, पहला रूप समझदार परिवार के रूप में है, दूसरा अखंड समाज के रूप में, और तीसरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। और जब ये बात कही जा रही है तो इसमें अविभाज्यता के अर्थ में है, अखंडता के अर्थ में, अविभाज्यता के अर्थ में, एक सूत्रता के अर्थ में है। इस रूप में ही हमको समझदार परिवार जो है वो स्पष्ट होगा। फिर ये कहा कि ये सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि परिवार भी, यानी समझदार परिवार भी अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक एक घटक है। इस स्थिति में मुक्ततः सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। ऐसे अनेक परिवार मिलकर, जैसे जिसको हम लोग कह रहे हैं परिवार समूह, है ना, परिवार समूह या ग्राम समूह या ग्राम परिवार, ऐसा हम लोग जिसको 10 सोपानी व्यवस्था में समझ रहे, ऐसे अनेक परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसी भागीदारी स्वयं में राज्य संस्था के रूप में गण्य होता है। इसी क्रम में समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में विश्व परिवार सभा पर्यंत भागीदारी संपन्न होती है। तो इस तरीके से 10 सोपानी व्यवस्था किस तरीके से परस्पर पूरकता के रूप में, अविभाज्यता के रूप में, सामरस्यता के रूप में, एक सूत्रता के रूप में कार्य करती है, उसका संकेत जो है यहाँ पर दिया है। अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें वो एक प्रकार से भ्रमित परिवार है। तो भ्रमित परिवार किसी सीमावर्ती भूमि पर ही रहते हैं। तो भ्रमित परिवार का मतलब एक परिवार नहीं है। तो भ्रमित परिवार भी, जैसे हम भारत में रहते हैं, किसी एक देश में कोई भी परिवार रहता है, वो परिवार किसी सीमावर्ती भूमि में रहता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में स्टेट नेशन बोल रहे हैं, राष्ट्र राज्य बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि धरती अखंड है और राष्ट्र राज्य जो है उन सीमावर्ती भूमि है ना, उसी में सभी भ्रमित परिवार हैं। तो अनेक भ्रमित परिवारों में भी इसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है। और जब भ्रमित परिवारों में भूमि की सीमा बनती है और उसको राज्य के अर्थ में जो है परिभाषित करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें भय होता है, संत्रास होता है। तो भय संत्रास सहित संस्थाएं, यानी राज्य संस्थाएं युद्ध बल संचय करने में विवश होती हैं। इसलिए अभी पूरी दुनिया में देखें तो जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, तो सभी राष्ट्र राज्य जो है युद्ध और युद्ध से संबंधी जो सामग्री है उसके संचयन करने के लिए विवश है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर को खा जाएगा। इसीलिए युद्ध बल की होड़ है, क्योंकि समझदार परिवार है नहीं। मानव जाति जो है अखंड समाज के रूप में जो है परिभाषित हुई नहीं है। अखंड समाज के रूप में मानव का आचरण अभी इस पृथ्वी पर स्पष्ट हुआ नहीं है। इस स्थिति में सीमावर्ती भूमि में, जिसको हम लोग समुदाय सीमा भी कह सकते हैं, है ना, समुदाय को यदि हम प्राकृतिक सीमा के रूप में देखेंगे तो वो किसी ना किसी भूमि पे ही रहता है ना। तो जब भी कोई समुदाय बनता है तो समुदाय में क्या प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? पहली प्रवृत्ति ये देखने को मिलती है कि हर समुदाय में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है। पहली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरी प्रवृत्ति ये होती है कि जो भी सीमावर्ती भूमि में वो रहते हैं वो सुरक्षा चाहे। तीसरी ये बात समझ में आती है कि जो सीमा की सुरक्षा करते हैं कई बार अवसर पाकर उस सीमा का विस्तार करना चाहिए। ये तो प्राकृतिक स्तर पर हुआ है। यदि इसको भ्रमित परिवार की सीमा में, यदि समुदायवाद में या समुदाय चेतना में देखें तो समुदाय जो है वो एक बौद्धिक सीमा होती है। तो बौद्धिक सीमा की सुरक्षा और बौद्धिक सीमा का विस्तार, जिसको हम लोग धर्मांतरण
के रूप में देखते हैं। ये सब हमको भ्रमित परिवारों के बीच में या समुदायों के बीच में, भ्रमित राज्य संस्थाओं के बीच में ये कार्यक्रम हमको मूल रूप से देखने को मिलता है। तो अनेक भ्रमित परिवारों में भी इसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है। भय संत्रास सहित संस्था युद्ध बल संचय करने में विवश होती है। फिर इसके बाद लिखा है कि ऐसी प्रत्येक संस्थाएं, यानी जितने भी भूमि के आधार पे अपने को परिभाषित किए हुए जो संस्थाएं हैं, ऐसी प्रत्येक संस्था के मूल में लक्ष्य के प्रति जो कार्यक्रम है वही उसका मूल विचार हो जाता है, क्योंकि भ्रमित लक्ष्य सार्थक होना नहीं होता है। इस प्रकार संस्था का मूल स्वरूप विकृत और असफल ही होता है। ऐसे कार्यक्रम को तंत्रित करने के लिए भ्रमित मानव विवश होता है। फलतः पद और पदाधिकारियों की अनिवार्यता हो जाती, क्योंकि इसको तंत्रित करने के लिए, भ्रमित मानव को तंत्रित करने की जो विधि है वो भय है। और भय को जब हम भयपूर्वक नियंत्रित करते हैं तब पद और पदाधिकारियों की अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि जिसको हम लोग शासन कहते हैं ना, तो शासन जो है वो हायरार्की में चलता है। उसमें केंद्र में कोई पद और पदाधिकारी ही होता है जिसको भय का उपयोग करने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से भय को उपयोग करने के अधिकार के अर्थ में पद और पदाधिकारी जो है वो ऐसे भ्रमित संस्थाओं में अनिवार्यता के रूप में रहते हैं। तो भ्रमित संस्था के प्रथम और द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हैं। फिर आगे कहा गया कि ऐसी अनेक संस्थाएं यानी जिनको हम लोग राज्य संस्था भी कह रहे हैं, अनेक संस्थाएं प्रभुता और उसकी अखंडता अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त और विश्वस्त होने के योग घोषणा बारंबार करती हैं। तो ऐसी जो भ्रमित संस्थाएं हैं, तो भ्रमित संस्थाओं में यदि हम देखें, जैसे हमारा संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी ये कहता है राज्य की एकता और अखंडता और उसकी अक्षुण्णता, है ना। तो ऐसी इनका उद्देश्य ही है, क्या उद्देश्य है? उसकी एकता, उसकी अखंडता, उसकी अक्षुण्णता, है ना। और प्रभुता को भी वो इसी अर्थ में डिफाइन करते हैं, है ना। प्रभुता का मतलब है कि जिसमें शासन विधि से नियंत्रण होता है, उसको प्रभुता। और फिर जो सीमा के रूप में हमने पहचाना है उसकी अखंडता, और उस सीमा के अर्थ में जो विचार है उसकी अखंडता, उसकी अक्षुण्णता। इसके प्रति जनजाति को आश्वासन देते हैं। तो संविधान भी आश्वासन देता है, और जो पद और पदाधिकारी होते हैं वो भी इसी प्रकार का आश्वासन देते हैं। जैसे हर देश का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो राज्य संस्थाओं की अखंडता यानी सीमा को बनाए रखना और उसकी निरंतरता को बनाए रखना, है ना, अक्षुण्णता को बनाए रखने के अर्थ में ही आश्वस्त और विश्वस्त करता है, यह उसकी घोषणा करता है, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही है। तो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि राज्य संस्थाएं अखंड समाज में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। यानी समुदाय चेतना में जीते हुए भी अखंड समाज प्रवृत्ति जो है वो जन समाज में और संस्थाओं में देखने को मिलती है, जिसको हम जन समुदाय कह रहे हैं, जन समुदायों में और राज्य संस्थाओं में देखने को मिलती है। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि जो अभी भी जो राज्य संस्थाएं हैं, तो उसका विश्लेषण जो बाबा जी ने ऊपर प्रस्तुत किया, उससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जो राज्य संस्थाएं हैं वो अखंड समाज में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। जागृत मानव परंपरा में सम्यकता को स्थापित करना व संरक्षित करना ही उद्देश्य, कार्यक्रम, अध्ययन और व्यवस्था है। तो राज्य संस्था अखंड समाज में से
के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो भ्रमित संसार में या भ्रमित संस्थाओं में या भ्रमित परिवारों के द्वारा जो भी गठित रूप में शासन व्यवस्थाएं हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर बाबा जी कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में सम्यकता यानी पूर्णता को स्थापित करना और संरक्षित करना उद्देश्य, कार्यक्रम, अध्ययन एवं व्यवस्था। पूर्णता क्या चीज है? तो पूर्णता को ये हम लोग कह रहे हैं, ये जिसको हम प्रभुता कह रहे हैं। तो प्रभुता का मतलब होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है अस्तित्व सहज प्रक्रिया और उसकी सूत्र व्याख्या और उसका प्रकाशन। इसके बाद जिसको हम पूर्णता कह रहे हैं वो अखंडता के रूप में है। तो अखंडता का मतलब है मानवीय संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज एकात्मता। अखंडता का मतलब क्या हुआ? मानवीय संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज एकात्मकता, उसको अखंडता कह रहे हैं, है ना। ये अखंडता कहाँ पर है? जागृत मानव परंपरा में। और फिर इसके बाद अक्षुण्णता यानी इसकी ये जो अखंडता के रूप में है इसकी निरंतरता। अक्षुण्णता का मतलब होता है निरंतरता। तो जागृत मानव परंपरा में प्रभुता, उसकी अखंडता और अक्षुण्णता को स्थापित करना, संरक्षित करना, यही उद्देश्य है, यही कार्यक्रम है, इसी का अध्ययन है, यही व्यवस्था है। इस रूप में हम जागृत मानव परंपरा को समझ सकते हैं। फिर आगे लिखा है समग्र की एक सूत्रता के लिए। समग्र का मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र। दूसरे अर्थ में कहें समग्र का मतलब परिवार से विश्व परिवार तक। तो समग्र की एक सूत्रता। तीसरे अर्थों में कहें तो संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता। तो समग्र की एक सूत्रता के लिए अनिवार्यता केवल नीति त्रय ही है। तो यदि इनकी एक सूत्रता को पहचानना है तो कह रहे हैं कि उसके लिए पहली अनिवार्यता जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति ही है। जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। निपुणता पूर्वक जो है आर्थिक नीति है, सामाजिकता पूर्वक कुशलता की नीति है, यानी सामाजिक नीति पूर्वक कुशलता है। और जिसको हम लोग तो निपुणता, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझ लें कि समग्र की एक सूत्रता की अनिवार्यता केवल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति ही है। जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। निपुणता, कुशलता, पांडित्य के बारे में पहले भी बहुत सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अभ्यास दर्शन में भी किया, इससे पहले कर्म दर्शन में भी इसमें बात आई थी। और निपुणता, कुशलता, पांडित्य को हम लोगों ने व्यवहार दर्शन में भी पढ़ा। तो निपुणता का मतलब है प्राकृतिक ऐश्वर्य पे आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्यता। और कुशलता का मतलब है कि ऐसी उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता सहित किया गया कार्यकलाप या क्रियाकलाप। और जब हम पांडित्य को देखते हैं तो पांडित्य का मतलब है न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य निर्णय करने, तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोधगम्य कराने योग्य क्षमता। पांडित्य को सहअस्तित्व रूपी ज्ञान में पारंगतता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों नीतियां हैं, यदि तीनों नीतियां ही निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में उनका व्यवहारिक स्वरूप हमको स्पष्ट होता है। फिर आगे है सम्यकता को समग्र मानव जाति में स्थापित व संरक्षित करना ही संस्था व परंपरा है। तो जिसको हम संस्था कह रहे हैं, तो संस्था व परंपरा का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य यही है। मूल उद्देश्य ये है कि जो पूर्णता है, पूर्णता क्या है? जिसको हम लोग प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता कह रहे हैं, एक सूत्रता कह रहे हैं। तो पूर्णता को समग्र मानव जाति में संरक्षित, स्थापित करना ही संस्था व परंपरा है। यही अभ्यास का लक्ष्य है। तो
तो यहाँ एक बार फिर से जो है अभ्यास के लक्ष्य को बाबा जी ने रेखांकित किया है। किस रूप में रेखांकित किया है कि प्रभुता और उसकी अखंडता अक्षुण्णता के प्रति अक्षुण्णता के उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्यक्रम, अध्ययन और व्यवस्था को सुनिश्चित कर, है ना। इस तरीके से हमको सम्यकता को समग्र मानव जाति में स्थापित व संरक्षित करना ही संस्था और परंपरा के रूप में लक्ष्य स्पष्ट होता है और यही अभ्यास का भी लक्ष्य है। सह अस्तित्ववादी दर्शन क्षमता के अनुसार शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। तो जो भी जिसको हम लोग शिक्षा और व्यवस्था कह रहे हैं, यानी मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था, ये सह अस्तित्ववादी दर्शन क्षमता के अनुसार ही उपलब्ध हुई। फिर कह रहे हैं तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक। तो वादत्रय का मतलब है समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। तो तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक, यहाँ पे तृतीय अवस्था का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो वादत्रय पूर्वक यानी समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद सिद्ध होने वाली नीति त्रय, सामाजिक आर्थिक राजनीति त्रय संबद्ध शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। फिर आगे कहा गया कि सार्वभौमता ही संप्रभुता है। सार्वभौमता ही संप्रभुता है और सार्वभौमता की स्पष्टता जो है हमको शिक्षा और व्यवस्था से, और शिक्षा और व्यवस्था जो है उसी को प्रबुद्धता भी बोला गया। सार्वभौमता ही संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि पूर्णता के अर्थ में पारंगत, प्रभुता, अधिकार संपन्न, प्रमाण संपन्न, इसको कह रहे हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है पूर्णता के अर्थ में पारंगत, प्रभुता, अधिकार संपन्नता, प्रमाण संपन्न। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्रबुद्धता सहित, या दूसरे तरीके से समझें तो प्रबुद्धता का मतलब होता है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को प्रबुद्धता कह रहे हैं। तो प्रबुद्धता सहित स्वयं व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त समग्र व्यवस्था में भागीदारी होने की संप्रेषण प्रकाशन क्रिया को भी संप्रभुता कह रहे हैं। तो संप्रभुता, तो यहाँ कह रहे हैं कि सार्वभौमता ही संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब है प्रबुद्धता सहित स्वयं व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त समग्र व्यवस्था में भागीदारी होने की संप्रेषण प्रकाशन। आगे और भी स्पष्ट किया है, लेकिन यहाँ पर जब हम सार्वभौमिकता ही संप्रभुता है, इसलिए इस परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। यह केवल सत्य और सत्यता सहित संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण है। तो कह रहे हैं कि सत्य क्या है? तो सत्य सहअस्तित्व है ना। और सत्यता क्या है? सत्यता का मतलब है वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य, पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति, है ना। तो सत्य जो है वो सहअस्तित्व है, और जो सत्यता है सत्यता जो है वस्तु स्थिति, जिसको हम लोग देश काल दिशा कह रहे हैं। वस्तुगत सत्य यानी रूप गुण स्वभाव धर्म, इस रूप में सत्यता है। और सत्य का मतलब है जिसको हम संपत्तता भी कहते हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व ही परम सत्य है। तो यह केवल सत्य और सत्यता सहित संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा है। क्या परंपरा है? तो सार्वभौमिकता या संप्रभुता, जिसको हम संप्रभुता कह रहे हैं। तो संप्रभुता केवल सत्य और सत्यता सहित संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा है।
वह स्थापित शिष्ट व्यवसाय मूल्य पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो संप्रभुता क्या है? तो कह रहे हैं कि वह स्थापित शिष्ट व्यवसाय मूल्य पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। इस रूप में बाबा जी ने संप्रभुता शब्द को परिभाषित किया है। फिर प्रबुद्धता आगे लिखा है कि प्रबुद्धता ही प्रभुता, सह अस्तित्व ही सत्यता। तो जब हम सह अस्तित्व में अध्ययन करते हैं तब हमको वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है। इसीलिए सह अस्तित्व ही सत्यता यहाँ लिखा है। और प्रबुद्धता ही प्रभुता, तो जिसको हम प्रबुद्धता कह रहे हैं वो क्या है? तो जो प्रभुता है, प्रभुता का मतलब है नियम न्याय धर्म सत्य, नियम नियंत्रण संतुलन। इसका जो बोध है ना, नियम न्याय धर्म सत्य का जो बोध है, यानी नियंत्रण संतुलन का जो बोध है, जिसको हम लोग ज्ञान विवेक विज्ञान भी कहते हैं। तो जो नियम नियंत्रण संतुलन है, जब ये ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में, या जिसको हम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, जब ये ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसको प्रबुद्धता कहते हैं। तो प्रभुता अनुभव में रहती है। अनुभव में हमको नियम न्याय धर्म सत्य, नियम न्याय धर्म सत्य, नियंत्रण और संतुलन है ना। तो अनुभव पूर्वक हमको नियम न्याय धर्म सत्य, नियंत्रण और संतुलन का बोध होता है। यही बोध जब परावर्तित होता है तो वो ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में, तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के रूप में प्रबुद्धता है। फिर आगे लिखा सह अस्तित्व ही सत्यता है, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है। तो हम लोग अध्ययन और शिक्षा किसका कर रहे हैं? तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूपी जो प्रभुता है, जब ये परावर्तित होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में परावर्तित होती है, इसी का अध्ययन है और इसी की शिक्षा है। इसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय जो है वो सिद्ध होता है। तो जब हम विवेक और विज्ञान पूर्वक जीते हैं, उसी में नीति त्रय सिद्ध होता है और यही प्रभुता है। तो जो प्रभुता है वो प्रबुद्धता में समाई रहती है, और प्रबुद्धता संप्रभुता में समाई रहती है, और ऐसी संप्रभुता प्रभु सत्ता के रूप में प्रकाशित रहती है। तो इसलिए जो प्रभुता की जो पहचान है, जिसको हम लोग कहें कि विवेक और विज्ञान में, तो वो प्रभुता के रूप में नीति त्रय है ना। तो जिस नीति त्रय को हम लोग तीनों जगह पे देख रहे हैं, है ना। इसको सुलभ बनाना ही व्यवहारिक सत्ता है। किसको सुलभ बनाना? नीति त्रय रूपी जो प्रभुता है, नीति त्रय रूपी जो प्रभुता है, उसको सुलभ बनाना, व्यवहार में सुलभ बनाना, व्यवसाय में सुलभ बनाना, विचार में सुलभ बनाना, है ना। यही व्यवहारिक सत्ता है। फिर आगे लिखा है प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिरावांछा भी है, चिरवांछा भी है। तो प्रभु सत्ता का मतलब है जब प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता जो है व्यवस्था में प्रकाशित हो जाती है, संप्रेषित हो जाती है, और व्यवस्था के रूप में, यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में उसकी अखंडता और अक्षुण्णता के रूप में मानव परंपरा में स्थापित हो जाती है। वही उसी को प्रभु सत्ता कह रहे हैं। तो प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिरवांछा भी है। फिर आगे लिखा है प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकष्ट बोध संपन्नता से है। तो प्रकष्ट बोध संपन्नता का मतलब है यथा स्थिति में पूर्णतः निर्भ्रम होने से। तो प्रबुद्धता क्या है? तो जैसा बताया कि ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रबुद्धता है, और ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक ही प्रकष्ट बोध संपन्नता है। प्रकष्ट बोध संपन्नता का मतलब है निर्भ्रम हो जाना, पूर्णतः निर्भ्रम हो जाना, या जिसको हम कह रहे हैं निर्भ्रमता ही जो है
प्रकृष्ट बोध संपन्नता है। तो इस तरीके से प्रकृष्ट बोध संपन्नता को स्पष्ट किया। मैं एक बार इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रबुद्धता ही प्रभुता, सह अस्तित्व ही सत्यता, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा, जिसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय सिद्ध होता है, यही प्रभुता। जिसको सुलभ बनाना व्यवहारिक सत्ता, प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिरवांछा भी है। प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकृष्ट बोध संपन्नता से है और प्रकृष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथा स्थिति से पूर्णतः निर्भ्रम होना है ना। पूर्णतः निर्भ्रम का होने का मतलब है जब अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में स्पष्ट हो जाए, जीवन ज्ञान के प्रति असंदिग्धता आ जाए, है ना, और मानवीयतापूर्ण आचरण जीने में प्रमाणित हो जाए, ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि पूर्णतः निर्भ्रम है ना। फिर आगे है अस्तु, प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप। अब ये जो प्रभु सत्ता है इसका चरितार्थ स्वरूप क्या है? तो सजगता सतर्कता सहित सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है। मानव की यथा स्थिति जागृति परंपरा सहज वैभव है। फिर आगे लिखा प्रभु सत्ता के बिना अखंडता। तो अखंडता को जैसा परिभाषित किया गया था, मानवीय संस्कृति शिक्षा संस्कार सभ्यता विधि व्यवस्था सहज एकात्मकता, इसको कह रहे हैं अखंडता। तो संप्रभुता के बिना अखंडता और अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं होती। प्रभु सत्ता के बिना अखंडता और अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जो प्रभु सत्ता है वही परावर्तित होकर अखंडता के रूप में, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उस रूप में मानव परंपरा में अभिव्यक्त होती है। अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि मान लीजिए कि हम लोग अखंड समाज के रूप में, अखंड समाज मानसिकता के रूप में जी नहीं पाते हैं, उस स्थिति में जो प्रभु सत्ता में जो अनुभव है वो हमको सिद्ध नहीं होगा, मानव परंपरा में वो सिद्ध नहीं होगा। फिर लिखा है सत्यता के प्रति निर्विरोधता और निर्भ्रमता ही अखंडता है। तो सत्यता का मतलब बताया था कि जो वस्तुगत सत्य है और जो वस्तु स्थिति सत्य है उसका स्पष्ट हो जाना है ना। तो सत्यता का मतलब वस्तु स्थिति सत्य, जिसको देश काल दिशा कह रहे हैं, वस्तुगत सत्य है ना, जो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में है, यही अस्तित्व सहित पदों के रूप में मौलिकता की अभिव्यक्ति है। मौलिकता को ही हम लोग आचरण कह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जिनको हम लोग वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य कह रहे हैं, वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं, तो ये दोनों जो है सभी पदों में उन पदों के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उसके प्रति निर्विरोधता और निर्भ्रमता ही अखंडता है। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सबका अभीष्ट है और अप्रतिम शक्ति है। अप्रतिम शक्ति किसको बोल रहे हैं? सत्ता को। साथ ही यही मानव को देवता और भूमि को स्वर्ग बना देती है। इसके लिए सभी चिर प्रसिद्ध है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम है। इस रूप में सत्ता को स्पष्ट किया है। तो अभी हम लोग यहाँ रुकते हैं और शाम के सेशन में इससे आगे का पठन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर मिलते हैं दोपहर में। नमस्ते, सभी को नमस्ते।